हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज़ में, जिसमें हम भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण 1501 प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी न जाए और आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे आपका हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे आने वाली लेखपाल की भर्ती हो या सुपर टेट हो, इन सारे एग्ज़ाम्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस यूरोपीय ने भारत में सर्वप्रथम अपना व्यापार फैलाया? बड़ा सीधा सा आसान सा जवाब है इसका, पुर्तगालियों ने। अगला है, किस पुर्तगाली ने कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई 1503 में? और इस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था? अल्मेडा था। किस पुर्तगाली द्वारा गोवा को जीता गया और कब? तो 1510 ईस्वी में अलबुकर्क के द्वारा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता गया, या उस अलबुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किस पुर्तगाली गवर्नर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? ये भी वही है हमारे अलबुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ भारत में की बात करी जा रही है और ये किसी में आपका प्रश्न आ सकता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आप विलियम बेंटिंग कहेंगे। और भारत में अगर बात करी जाएगी तो भारत में का मतलब है कि बंगाल का जो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझिए कि अगर में होगा तो हम बंगाल की बात कर रहे हैं, अगर भारत का होगा तो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। वास्को ड गामा 1498 में भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। और इसका स्वागत जो है वो कालीकट के ही राजा जमोरिन ने किया था। इसमें आप डेट भी ध्यान रख सकते हैं, 17 मई 1498 को। ठीक है भाई, चलिए। वो अंग्रेज़ जो जहांगीर के दरबार में भेंट करने पहुंचा, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, वो अंग्रेज़ जो जहांगीर के दरबार में भेंट करने पहुंचा वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। और अगला है आपका, गोवा, दमन और दीव को किस यूरोपीय ने अपना उपनिवेश बनाया? तो इसका जवाब क्या होगा? पुर्तगालियों ने। क्योंकि गोवा को हम अभी पढ़ चुके हैं कि 1510 में गोवा को अलबुकर्क ने जीत लिया था, फिर इसके बाद में दमन और दीव इनको भी कुछ अंतराल के बाद में जीत लिया गया था। अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को किससे छीना? ये हमने बात करी अभी, यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के शासक थे। ये भी पॉइंट आ सकता है कि कहाँ के शासक से अलबुकर्क ने आपका गोवा जीता था या छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर के शासक थे। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें आपके पुर्तगाली हैं और फिर जो है अगर कंपनी की स्थापना की बात करी जाए तो फिर अंग्रेज़ हैं, फिर डच हैं, इसके बाद में फ्रांसीसी हैं, फिर डेनिश हैं। इसको आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई वास्को ड गामा द्वारा। अगर उसमें व्यक्ति दिए हैं तो वास्को ड गामा सेलेक्ट कीजिए, और अगर उसमें देशों का नाम दिया यानी यूरोपीय देशों का नाम दिया है जो भारत में आए हैं, तो फिर आपको वहाँ पर पुर्तगाल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। अंग्रेज़ों को सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने। कब दी थी? 1613 में। और 1613 से पहले की वो कौन सी घटना थी? कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हरा दिया था, तो उससे प्रसन्न होकर के, और क्योंकि जहांगीर ये चाहता था कि इनके पुर्तगालियों के टक्कर में जो है कोई आ जाए तो थोड़ा सा जो कंपटीशन होगा तो उसका लाभ होगा, मगर वो कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है आगे के समय में। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है ये। वास्को ड गामा का स्वागत किस भारतीय राजा ने किया? जमोरिन ने। बात कर चुके हैं, कब किया? 1498 में। कहाँ का राजा था? कालीकट का। अगला, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पता है हम लोगों को कब की थी? 1503 में, अल्मेडा के नेतृत्व में। 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज़ों को विशेषाधिकार दिए गए? फर्रुखसियर के द्वारा। इसका सन अगर पूछ लिया आपसे, 1717 मुगल सम्राट का नाम पूछेगा तो फर्रुखसियर। और इसमें एक और ख़ास बात है कि ये इसने जो फरमान जारी किया था 1717 का, इसको एक अंग्रेज़ी इतिहासकार ओर्म्स ने क्या कहा है? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना।
भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में 1668 ईस्वी में। और 1668 में ये खोल पाए थे ये आपके, क्योंकि 1667 में ये भारत आए थे, 68 में इन्होंने ये खोल ली थी और आपके 69 में फिर इन्होंने एक और फैक्ट्री दूसरी अपनी खोली थी। ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय कंपनियों के कारखाने किस तरह के होते थे? तो गोदाम और फैक्ट्री दोनों उसमें होते थे, यानी वहीं माल अगर उसमें कुछ होना है, उसको बनना है या उसकी सफाई होना, तो वो भी वहीं होता था, फिर उसका जो गोडाउन था वहीं रखने का भी उनका इंतज़ाम था। भारत के वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु किसने बनाया था? आपके फ्रांसीसियों ने बनाया था। इसका श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है। किस युद्ध में हारने के बाद डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ये था आपका बेदरा का युद्ध। कब हुआ था? 1759 में, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरह से हराया था और इनका सफाया कर दिया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। स्थान ध्यान रखिए, मसूलीपट्टनम, सन ध्यान रखिए, 1605। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो किस जहाज से? हेक्टर से। किस मुगल सम्राट ने 1680 में अंग्रेजों के ऊपर चुंगी कर 2% से 2.5% किया? तो ये थे आपके औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब थे ये। अभी आप समझिए कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा मामला हो कि जिसमें उनको दबाने की औरंगजेब दबाने की कोशिश की जा रही हो या उनसे वसूली की कोशिश की जा रही हो, तो उसका आंख बंद करके आंसर क्या लगाएंगे कि वो जो है औरंगजेब है। ठीक है, कौन है? औरंगजेब। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर किए लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार आया? तो ये था आपका टॉमस रो। इंटरलोपर्स कौन थे? समुद्री लुटेरे, जिनको हम भारतीय जो है ठग कहा करते थे, अंग्रेज़ इनको ठग कहते थे। ठग साफ हिंदुस्तान देखिए ना, ये वह उन्हीं की बात हो रही है। इनकी जो है सफाया किसने किया था? कर्नल सलीमैन ने। ये भी सवाल पूछा जाता है। 1632 ईस्वी में किस सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी करते हुए 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के बदले अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की अनुमति दी? ये थे आपके अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन थे? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है। और ये कहाँ के राजा थे? कहाँ के नवाब थे या सुल्तान थे? गोलकुंडा के। इन्होंने क्या किया था? 500 पैगोड़ा लेने के बाद जितने भी गोलकुंडा के बंदरगाह थे सब में इनके माल की आवाजाही को बिल्कुल फ्री कर दिया था, मुक्त कर दिया था। अंग्रेज़ फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया? चंद्रगिरी के शासक से लिया था। ठीक है, कब लिया था? इसको भी नोट कर लीजिए, 1639 में लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में उड़ीसा में महानदी के मुहाने या डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? तो 1633 में स्थापित की थी। ठीक है। किस बादशाह के आदेश पर 1686 में हुगली से अंग्रेज़ों को निकाल दिया गया था? हुगली से निकाल दिया गया किसको? अंग्रेज़ों को। किसके आदेश से? औरंगज़ेब के। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपए वसूले? किसने? फिर से वही आपका औरंगज़ेब ने। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी कब छीना? 1761 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी ध्यान में रखिए कि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी जो है वो 1761 में छीना। चलिए अब हम थोड़ा सा ज़रा इस वाले पेज में आकर के इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेज़ों ने कलिकाता, सुतनाती और गोविंदपुर की ज़मींदारी कितने मिली थी? बहुत सस्ते मिली थी, सिर्फ 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपये में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, ये फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में ख़ास बात थी कि जब कभी यूरोप में इनका कोई मामला होता था ना, तो यूरोप में अगर लड़ेंगे तो फिर वो भारत में भी लड़ेंगे। समझ रहे हैं? मतलब अगर यूरोप में जंग छिड़ गई तो बस इनका ये भी होता था कि चलो अभी यहाँ भी लड़ेंगे, भाई तुमने वहाँ की उनसे लड़ाई करी, ये चीज़ है। जहांगीर ने किस अंग्रेज़ को खान की उपाधि दी थी? टॉमस रो को दी थी, इसको ध्यान में रखिए। यूरोपियों को कहाँ से सबसे अधिक अफीम और शोरा प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में लगाई, जहांगीर की आज्ञा के बाद। किस मुगल सम्राट ने और अंग्रेज़ों को दीवानी प्रदान की? सब प्रथम
प्रथम बार था ये? तो शाह आलम द्वितीय ने। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा वो आपका मुग़ल सम्राट था जिसने पहली बार अंग्रेज़ों को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय था। भारत में तंबाकू प्रचलन किसके द्वारा? ये आपके पुर्तगाली थे, मक्कार, जिन्होंने जो है हमें लत लगवाई किसकी? तंबाकू की। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब अधिकार कर लिया? 1646 में। किसके नेतृत्व में? डुप्ले के नेतृत्व में। इसको भी ध्यान रखिएगा, डुप्ले के नेतृत्व में 1646 में। और उसका रीज़न ये रहा कि उस वक्त अंग्रेज़ जो हैं वो हॉलैंड के साथ युद्ध में लगातार व्यस्त थे और वहाँ पर मद्रास के आसपास इनका कोई जहाज़ी बेड़ा मौजूद नहीं था। तो मौका लगा करके, घात लगा करके क्या किया डुप्ले ने? 1646 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? अच्छा क्वेश्चन है ये, चंद्रनगर का था। मुग़ल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? डुप्ले को ही दी थी। भारत में सहायक संधि का जनक या प्रणेता किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रनगर बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने की। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? अल्मेडा। कौन थे ये? पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर अल्मेडा, इन्हीं ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन बना? अल्मेडा, जिनकी अभी बात करी हमने। किस अंग्रेज़ ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था? थॉमस बेस्ट ने। कब हराया था? 1612 में। 1612 में, और 1612 में हराने के बाद इनको 1613 में आज्ञा मिली थी और इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, चलिए। किस युद्ध के बाद फ्रांसीसी प्रभाव कम हुआ जबकि अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ा? ये आपका 1760 का वांडी वाश का युद्ध था। और ये जो वांडी वाश का युद्ध है ये सप्तवर्षीय युद्ध है जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में शुरू हुआ था 1756 से लेकर के 1763 तक, जिसकी हमने अभी बात करी कि जिसका अंत जो है वो पेरिस की संधि के साथ में हुआ था। लेकिन वहाँ तो अंत हुआ युद्ध का, लेकिन भारत में 1760 में जो वांडी वाश का युद्ध लड़ा गया उसमें जो है फ्रांसीसियों का प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्लो युद्ध का भाग नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये जो है असल में कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए जो है लड़ाई हुई थी आपके अंग्रेज़ों में और जो है फ्रांसीसियों में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, एक्स-ला-शापेल की संधि से हुई थी। किसकी? एक्स-ला-शापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। और इसका सन ध्यान रखिए, इसका जो सन है वो है आपका 1648। ये युद्ध आपका 1640 से 1648 तक चला था। ठीक है, एक्स-ला-शापेल की संधि 1648 में हुई थी, तब इसकी समाप्ति हुई। पौंडीचेरी की संधि 1754 द्वारा कौन सा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय। ठीक है, तृतीय पेरिस की संधि, द्वितीय एक्स-ला-शापेल की संधि, और जो आपका द्वितीय है वो पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, वांडी वाश के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने किया था। तृतीय फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के द्वारा खत्म हुआ? पेरिस की संधि। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। किस वर्ष फ्रांसीसियों ने भारत को फ्रांसीसी बस्तियां वापस की? 1954 में, आज़ादी के 7 साल बाद। अच्छा, अगला है कौन था जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया ठीक है कहाँ पे थे उस समय? भारत का बादशाह कौन था जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर ही थे। 1605 में वो उनकी मृत्यु हुई है, तो उससे पहले तो अकबर ही थे। अगला देख लेते हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के पास था? गोवा था, जिसको इन्होंने 1961 में छोड़ा है। ठीक है, वांडी वाश के युद्ध में जो 1760 में लड़ा गया, क्या हुआ था? क्या हुआ था? आपका अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को धूल चटाई थी, उनका सफाया कर दिया था। मद्रास में अंग्रेज़ों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता था? सेंट जॉर्ज फोर्ट, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस नाम से इसको जाना जाता था। पौंडीचेरी का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस मार्टिन था। कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? जॉब चारनाक को कहा जाता है। मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे। बम्बई का संस्थापक कौन था? ओंगियार। संस्थापकों में से एक नया क्वेश्चन आता है, तो इन चारों को ध्यान में रखिए। 1529 में कौन पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया? नीनो डी कून्हा। ठीक है, और 1530 में किसने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थापित की? तो ये भी नीनो डी कून्हा ही थे। 1530 में कोचीन से राजधानी जो है वो आपकी गोवा स्थापित की। प्रसिद्ध जेसुएट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत कब आया? 1542 में, अकबर के जन्म के साल। ठीक है,
1542 में अकबर का जन्म हुआ था लाहौर में। वो पहला डच कौन था जो भारत आया? कार्नेलिस डी हस्तिमान, और ये 1596 में आया था। ठीक है, सुमात्रा पहुंचा था ये। डचों को भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने का श्रेय जाता है। यानी डच पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। चलिए आगे बढ़ लीजिए। आगे हम जो है बात करने वाले हैं किसकी? तो अगला हमारा प्रश्न है, वो पहला डच कौन था जो भारत आया? तो कार्नेलिस डी हस्तिमान था जो 1596 में आया था। ठीक है। किस मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया? फर्रुखसियर। हमने भी बात करी थी इसकी कि फर्रुखसियर ने जो 1717 में कंपनी को फरमान जारी किया था उसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेज़ों ने कब अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बनाया? 1687 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेज़ों ने अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को 1687 ईस्वी में बनाया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये जो हमारा अगला प्रश्न है ये आपका भारत में ब्रिटिश सत्ता से रिलेटेड है। इसमें जो है हम बंगाल, अवध, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में बात करेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं इनको भी ध्यान से देखिए। तो चलिए, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक है ये, रोजर नहीं, रोजर ड्रेक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल के द्वैध शासन को किसने और कब लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और कब लागू किया था? 1765 में, आपके बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध 1765 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ट। ये आपका 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। चलिए आगे आ जाइए। बंगाल का काल 1770 किसके समय में पड़ा? कर्टियर के समय। उस समय जो गवर्नर था वो कौन था? कर्टियर था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। इसको जो है आपके के.एम. पनिक्कर ने द्वैध शासन को 1765 से जो 1772 तक चला, इसको डाकुओं का राज कहा था। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठगी उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया? कर्नल स्लीमैन। हमने पिछले में बात करी थी। ये कौन थे? कर्नल स्लीमैन थे जिन्होंने ठगों का उन्मूलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वोडियार कहाँ के शासक थे? तो ये हैदर अली से पहले मैसूर के शासक हुआ करते थे। हैदर अली ने इनको हरा करके फिर वहाँ जो है 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी, या स्वयं जो है मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा बना था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1757 में, प्लासी युद्ध जीतने के बाद। ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। अभी यहाँ देखिए, हमने पिछले में बात करी थी कि भारत में अगर होगा तो ये वारेन हेस्टिंग होगा, अगर भारत का होगा तो फिर ये विलियम बेंटिंग होगा। इसको ध्यान में रखिए। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। प्रशासनिक कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये कौन सा राज्य था? अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। ठीक है, मैकाले जो कि शिक्षा के लिए इसका काफ़ी योगदान है, लेकिन एक इसने बहुत घमंड से भरी हुई बात कही थी कि एशिया और अरब का जितना भी ज्ञान है ना, वो या जितनी भी किताबें हैं या लिटरेचर है, वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में रखी एक अलमारी की रैक में रखी किताबों के बराबर है। अब खैर इसने भारत को नहीं पढ़ाया अच्छे से, इसलिए था इसका मामला। नहीं, अगर ये भारत को पढ़ता तो इसको पता चलता है कि भारत एक ऐसा इकलौता राष्ट्र है, इकलौता देश है पूरी दुनिया में कि जिसने जाने कितनी संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ से आया और वो भारत के ही होकर के रह गए। ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं तो इसको जो है उस वक्त तो इन्होंने नहीं लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए कहा जाता, तो खुद समझ जाता कि नहीं मैंने गलत कहा है, माफ़ी मांगता ये मूर्ख। चलिए, हड़प नीति के द्वारा कौन से राज्य हड़पे गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा।
ठीक है, इनको नाम ध्यान रखिएगा, एक साथ दे दिए जाते हैं, उनमें छांटने के लिए आ जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ये आपके 4 मई को जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये उसकी बात है। सुगौली की संधि 1816 किनके मध्य हुई? अंग्रेज़ों और नेपाल के मध्य। सुगौली की संधि 1816 में। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? यानी खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। राजशय या हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय, क्योंकि इसकी सेना थी और आपके शुजाउद्दौला की सेना थी, अवध का नवाब और बंगाल का पदच्युत नवाब मीर कासिम, ये तीनों की सेनाएं थी ना मिक्स, तो इन्हीं के समय में हुआ था ये। शाह आलम द्वितीय। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण इसे जो है पवित्र माना जाता है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने। जब मीर कासिम को 1760 में बनाया गया था आपका बंगाल का नवाब, तो इसने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए, उनसे बचने के लिए क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर निकल गया दूर। कुशासन के आधार पर मैसूर को किसने हड़प लिया था? विलियम बेंटिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल, इसको भी याद कर डालिए। सिखों की कुल मिलाकर के 12 मिसलें थीं, जिनमें सुकर चकिया मिसल महाराजा रणजीत सिंह की वजह से बड़ी प्रसिद्ध हुई और इसका जो है एक अपना प्रभुत्व रहा है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का पत्र किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? ये भी ध्यान रखिए, इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत पर अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ किया, ये बक्सर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। इस युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का रास्ता ही साफ कर दिया बिल्कुल, और उनको पूरी छूट मिल गई कि अब जो है आराम से रह करके यहाँ खूब लूट खसोट करो और अपना शासन चलाओ। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था, सर आयर कूड था ये। रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह सुजा से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया था? राजा शिताब राय को। किस वायसराय के काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग। ये ध्यान में रखिए, ये जो तीनों पीनल कोड है हमारे, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पारित हुए थे। ठीक है। सती प्रथा का अंत और ठगी के अंत का श्रेय विलियम बेंटिंग को जाता है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां, जिसे बुरहानुल मुल्क कहा जाता था, वो था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक है। चलिए, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष का कारण क्या था? अंग्रेज़ों द्वारा व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग। यानी जब सिराजुद्दौला ने देखा कि जो इनको छूट दी जा रही है इसमें ये और मक्कारी कर रहे हैं, तो बस फिर इसका जो है मूड ख़राब हो गया और उसने जो है संघर्ष शुरू कर दिया। काल कोठरी की त्रासदी कब और कहाँ हुई थी? तो 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी। हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने जब ये मक्कारी करना शुरू करी तो फिर पहले कासिम बाज़ार पर 15 जून को सिराजुद्दौला ने कब्ज़ा किया और फिर 20 जून को आपके कलकत्ता पर कब्ज़ा कर लिया, और इसी दौरान 146 आपके अंग्रेज़ों को पकड़ करके इसने काल कोठरी में बंद कर दिया, और जब सुबह उनको निकाला गया तो उनमें से सिर्फ 23 बचे थे। इसी को काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल घटना कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसको रचने वाला कौन था? हॉलवेल था, भी मक्कार किस्म का आदमी था, उसी ने रचा था कि वो भी बच गया था क्योंकि उसमें। किस इतिहासकार ने द्वैत शासन को डाकुओं का राज कहा है? के.एम. पनिक्कर ने। अभी हमने बात करी थी, के.एम. पनिक्कर ने द्वैत शासन को डाकुओं का राज कहा था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किसने अपनाई? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? रज़ा खां को बनाया।
बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट आया? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए। वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध इसने प्रारंभ किया और बक्सर के युद्ध ने स्थापित कर दिया। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई? नवाब सिराजुद्दौला के, बात हो चुकी ऊपर। प्रथम आंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1838 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में। घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? फर्रुखसियर को कहा जाता है। ठीक है, ये वही है 1770 के फरमान वाला। शाह बेखबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। फर्रुखसियर किसके सहयोग से सम्राट बनाता? सैयद बंधुओं को, सैयद बंधुओं की सहयोग से। निरप निर्माता या किंग मेकर किसे कहा जाता है? सैयद बंधुओं को। ये दोनों बड़े ऊंचे खिलाड़ी थे मुगलों के समय में। सैयद बंधुओं का पतन किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। ठीक है, जिसके भय के कारण सादत खान ने क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम भारत आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का नाम। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। किसने अब्दाली के सर्वाधिक 3 हमलों का सामना किया? शाह आलम द्वितीय। अब्दाली के सर्वाधिक 3 हमलों का सामना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। हमने कोशिश ये की है कि 4 से 5 किताबों का निचोड़ हमने आपके सामने इन 150 करीब क्वेश्चंस में रखा है। तो कोशिश ये करिए कि इसको कई बार पढ़ जाइए, बिल्कुल इनको रट डालिए, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। पहले इसको 2-4 बार देखिए और उसके बाद फिर से क्या करिए, पीडीएफ को पढ़िए और एक आध बार और देखिए, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ना तो अब लूसेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप अगर बात करें आपके स्पेक्ट्रम के आधुनिक इतिहास की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी वन लाइनर की ज़रूरत पड़ेगी इनको पढ़ने के बाद में। इनको अगर पढ़ लिया तो बस वो क्या कहते हैं, इसको लगा लिया तो लाइफ जिंगल आला, समझ रहे हैं? यानी इसको पढ़ लिया तो आपका पेपर जो है वो 100% जो है वो निकलना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इस सीरीज़ में हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।